बेपनाह प्यार तुमसे भाग बाइस। ऋषभ की बात पर अनुष्का कहती है, ये बहुत लंबी कहानी है ऋषभ जी। पापा और गौरव की मौत के बाद मानो उस शहर से हमारा दिल ही टूट चुका था। जल्दीबाजी में रातों रात हम घर बेचकर कहीं भी किसी शहर में जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाए, क्या करें। तभी फरिश्ते के रूप में रवि जी हमें स्टेशन पर मिल गए और हम यहाँ आ गए। उन्होंने एक अच्छे दोस्त की तरह कदम कदम पर हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि मुंबई से आरव को यहाँ के मेंटल एसाइलम में ट्रांसफ़र भी करवाया। ऋषभ बोले, तो क्या आरव इसी शहर में है? अब कैसा है वो? अनुष्का बोली, जैसा था वैसा ही है। माँ को झूठी दिलासा देती हूँ कि वो ठीक हो रहा है, पर मुझे तो कोई आशा की किरण ही नज़र नहीं आ रही है। आपके एक गलत फैसले ने मेरे दोनों भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऋषभ बोला, तुम मुझे कहती हो मैं नहीं बदला, पर सच तो ये है कि इतने सालों में तुम नहीं बदली। कुछ भी हो, तुम मुझे हर चीज़ के लिए ही जिम्मेवार समझती हो। कल भी तुम मुझे हर चीज़ के लिए जिम्मेदार समझती थी और आज भी। सच तो ये है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो आज हमारे बीच यूँ दूरियाँ नहीं होती। मैं कल भी तुमसे बोल रहा था कि तुम मुझे गौरव के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर तुम्हें तो मुझ पर जैसे विश्वास ही नहीं था। अनुष्का बोली, विश्वास कैसे करती ऋषभ जी, जबकि सारे सबूत आपके खिलाफ थे। अगर आप उसे फालतू के पैसे नहीं देते, उसकी हर ज़रूरत पूरी नहीं करते, तो वो ऐसा कभी नहीं करता। क्या आपने उसे हॉस्टल से रात में बाहर जाने की परमिशन नहीं दी क्या? आप फ़ोन पर उसके वार्डन से बात नहीं करते थे? उसे वहाँ हर चीज़ की छूट देने के लिए नहीं बोले थे? अगर उसे इतनी छूट नहीं मिलती तो आज वो इतना नहीं बिगड़ता। वो गलतियाँ पर गलतियाँ नहीं करता। वो अपनी इन्हीं सब गलतियों के कारण ही सुसाइड कर लिया था। जब भी उसके कॉलेज से कंप्लेंट आता था तो आप मुझे क्यों नहीं बताते थे? मैं जब भी अपने भाइयों के बारे में आपसे पूछती थी तो आप यही कहते थे कि वो ठीक है। बहुत दिनों से आपने उनसे बात नहीं की है, उन्हें वहाँ पढ़ने दो। बार बार कॉल करने से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जबकि कॉल रिकॉर्ड में आपने उनसे हर रोज़ बात की है। फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे? ऋषभ बोला, तुम क्या मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? मैं सच में ये सब बात नहीं जानता हूँ। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ। तुम मेरा विश्वास करो, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं मालूम था और ना ही अभी मालूम है। और एक बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अनुष्का कुछ नहीं बोली। ऋषभ बोला, या फिर तुमने उसे सच मान लिया है जो मैंने तुम्हें बहुत पहले डराने के लिए एक बार कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाइयों के साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। कहीं तुम मेरी इसी बात को तो सच नहीं मान ली हो? ऋषभ अनुष्का का दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बोलता था, ताकि तुम मेरी बात मानकर मेरी दादी के साथ रहो। उस समय तो मुझे तुम सिर्फ अपनी दादी के लिए चाहिए थी। मैं सच में तुम्हारे भाई बहन को अपना मानता हूँ। क्या सच में तुम्हें मुझ पर रत्ती भर विश्वास नहीं है? ऋषभ ने अपने दोनों हाथों में अनुष्का का चेहरा भरते हुए कहा, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? अनुष्का मन ही मन बोली, दिल आप पर भरोसा करता है, पर दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनु ऋषभ का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, ऋषभ जी, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा रिश्ता टूट चुका है। और अनुष्का वहाँ से आगे बढ़कर ऋषभ की मेडिसिन उठाने लगी। ऋषभ बोला, अगर हमारा रिश्ता टूट चुका है तो तुम्हारे मांग में ये सिंदूर कैसा है? अनुष्का आश्चर्य में पड़ गई। वो कुछ पलों के लिए अपने दोनों आंखें बंद कर ली। हे भगवान, जो आज तक किसी को नहीं पता चला, इन्हें कैसे दिख गया? ऋषभ बोला, क्या हुआ? ये सिंदूर मेरे नाम की ही है या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? अनुष्का कुछ नहीं बोली और ऋषभ की दवा निकालने लगी। अनुष्का बोली, आप जल्दी से दवा ले लीजिए, फिर मैं चली जाती हूँ, वरना यहाँ से शाम के बाद ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ से भी कुछ नहीं बात हुई है तो वो भी परेशान हो रही होंगी। मानो अनुष्का ऋषभ के सवालों से बचने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी। ऋषभ बोला, अगर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है तो तुम जा सकती हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अनुष्का बोली, हाँ मैं जानती हूँ, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है।
आप अकेले ही खुश है। क्यों, तुम नहीं हो? आपने तो मेरी सारी खुशियाँ ही छीन ली है। तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? मैंने तो नहीं बुलाया था। जाओ, चली जाओ। हाँ, चली जाती हूँ, पर पहले ये दवा आप खा लीजिए। अनुष्का ऋषभ की तरफ दवा बढ़ाते हुए बोली। नहीं खानी है मुझे। और ऋषभ ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। जितनी देर आप दवा खाने में करेंगे उतना ही आपको मुझे झेलना होगा, इसलिए जल्दी से ये दवा खा लीजिए, मैं आपकी नज़रों से दूर हो जाऊंगी। अनुष्का ज़बरदस्ती ऋषभ के मुंह में दवा डाल देती है। ये लीजिए, पानी से इसे निगल जाइए। अनुष्का एक लगातार सभी दवाइयों को ऋषभ को खिला देती है। चलिए, हो गया, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो सोफे से अपना पर्स उठाती है। आपको इन दवाओं से थोड़ी देर में अच्छी नींद आ जाएगी। डोर लॉक कर लीजिए। अच्छा, तो मैं चलूँ? ऋषभ, अगर रोकूंगा तो क्या रुक जाओगी? अनुष्का, जब रोकना चाहिए था तब तो आपने रोका ही नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है ऋषभ जी। और अनुष्का दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अनुष्का जब घर जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी ऋषभ ने उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ रुक जाओ ऋषभ जी। अब अनुष्का कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं आंटी से अपने जाने अनजाने सभी गलतियों की माफ़ी उनके पैरों पर गिरकर मांग लूँगा, पर अब तुमसे दूर रहकर नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़ लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। अब थक गया हूँ ज़िंदगी का बोझ उठा उठा कर। प्लीज़ अपने घर वापस चलो। वो राठौर विला आज भी अपने अनु का इंतज़ार कर रहा है। ऋषभ जी, अब सब खत्म हो चुका है। नहीं, ना ही हमारा रिश्ता कभी खत्म होगा और ना ही हमारा बेपनाह मोहब्बत। अब कोई मोहब्बत नहीं है हमारे बीच। तुम मानो या ना मानो, पर तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आपने कभी मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। मैंने नहीं समझा। तुम मुझे नहीं समझ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में सच में कोई और आ गया है? हाँ, सच है, और वो आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम वो मुझे दर्द तो नहीं देता है। अच्छा, तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? वही सोच रही हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। बस करो अनुष्का, झूठ बोलना आता नहीं है तो झूठ बोलती क्यों हो? ठीक है, तो अब मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। जाना ज़रूरी है? रुक जाओ ना, मेरी खातिर। आप बात समझ नहीं रहे हैं। अगर आज रुक गई तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगी। तो मत जाओ ना, मैं बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सब भूल जाओ, बस अपने बारे में सोचो। चलो, हम कहीं दूर भाग जाते हैं, हम अपनी दुनिया अलग ही बसाते हैं। ऋषभ जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है आप कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं? आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। सच तो ये है कि आपको ना ही कल मेरी फिक्र थी और ना ही आज है, और ये आपने एक बार फिर साबित कर दिया। तभी तो जानबूझकर नाइट शिफ्ट में मुझे उन बदमाशों के बीच भेज दिया था। आपको ज़रा भी नहीं लगा कि अगर उस दिन अचानक समय पर नहीं आते तो मेरे साथ क्या हो सकता था? ऋषभ आश्चर्य से अनु को देखने लगा। क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना खराब सोचती हो? अनु, फैक्ट्री के सारे सीसीटीवी कैमरा और फैक्ट्री में घुसते ही तुम्हारा मोबाइल मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता था। मैं हर वक्त तुम्हें वॉच कर रहा था, और फैक्ट्री में तुम्हें भेजने का मेरा इंटेंशन बस इतना था कि तुम में वो जज्बा है कि तुम किसी से भी नहीं डरती हो, ना ही हार मानती हो। मैं चाहता तो किसी और को भी वहाँ भेज सकता था, पर सब अपने परिवार की बात आते ही डर जाते हैं या पैसों से खुद की ज़मीर बेच देते हैं। पर तुम ऐसी नहीं हो। पर सच तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। अनुष्का को भी एहसास हुआ, इस बार वो सच में ऋषभ को गलत समझ बैठी। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? ऋषभ गुस्से में जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी ऋषभ की माँ मीना जी का फ़ोन आया। ऋषभ फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया। उसने गुस्से में फिर फ़ोन कट कर दिया। जब तीसरी बार फ़ोन आया तो अनुष्का बोली, एक बार उठा लीजिए, शायद कुछ ज़रूरी बात होगा। ऋषभ बोला, जानना चाहती हो किसका फ़ोन है? गुस्से में ऋषभ बोला, तो देखो। वो अपना मोबाइल अनुष्का को दिखा दिया। माँ। अचानक अनुष्का की आंखों में चमक सी आ गई। उठा लीजिए, मैं भी उनकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। बहुत याद आती है उनकी।
प्लीज़ एक बार। और उसने कॉल उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। ऋषभ गुस्से में बोला, हाँ माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बार बार कॉल किए जा रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? तेरी आवाज़ से ही लग रहा है कि तू बहुत परेशान है। गुस्से में मीना जी भी बोली, क्या बात है बेटा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? देख, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सब छोड़कर यहाँ चला आ, नहीं तो मैं ही वहाँ चली आती हूँ। माँ, यहाँ सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। हाँ, जैसे मुझे मालूम ही नहीं कि तू कैसा है। तू अपनी दादी और अनुष्का को याद कर रहा है ना? देख बेटा, तेरी दादी जहाँ चली गई है वहाँ से वो वापस नहीं आ सकती, और अनुष्का कहाँ चली गई ये किसी को पता नहीं। वो वापस फिर तुम्हें मिलेगी भी या नहीं ये भी पता नहीं। इसलिए तो कहती हूँ बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैं मानती हूँ कि तू अनु को कभी भूल नहीं पाएगा, पर क्या ज़िंदगी भर यूं ही इंतज़ार में बिता देगा? देख, हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। कब मैं भी तुम्हारी दादी के पास चली जाऊंगी ये नहीं बोल सकती। और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा सीने में दर्द रहता है। लगता है जैसे अनुष्का के जाने के बाद इस घर पर मासूमियत छा गई है। घर सच में बहुत सूना सूना सा हो गया है। देख, तू मेरी बात मान, शादी के लिए बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो आ रहे हैं। अभी मीना जी कुछ और बोलती कि ऋषभ ने फ़ोन काट दिया। अनु मीना जी की बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो गई। उसकी आंखें भर आई। ऋषभ बोला, क्या हुआ, सुन ली? अब तो यकीन हो गया ना कि तुम हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हो। अनुष्का, आज भी वो घर और उस घर के हर सदस्य, उस घर का हर कोना तुम्हें याद करता है। हाँ, पर आंटी जी ने तो कहा ना कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो अब आप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लीजिए। इसका मतलब तुम पक्का इरादा कर चुकी हो कि तुम वापस मेरे साथ नहीं रहोगी। ऋषभ जी, अब ये हो ही नहीं सकता। आपने गौरव के साथ जो किया है। ऋषभ ने चुप कराते हुए अनुष्का के होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ मेरी आंखों में देखते हुए बोलो, क्या तुम्हारा दिल मुझे गुनहगार समझता है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भाइयों के साथ कभी भी कुछ गलत कर सकता हूँ? अनु का दिल जानता था कि ऋषभ ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तभी तो लाख मुसीबत के बाद भी वो छुपाकर ऋषभ के नाम का सिंदूर लगाती थी। वो ऋषभ की आंखों में देखते देखते अपना सिर हिलाकर नहीं बोली, तो हम दोनों एक दूसरे से क्यों नाराज है? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? वो अपना सर हाँ में हिलाई। अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तो प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं ये सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। अनुष्का भावुक होकर रोते हुए ऋषभ के सीने से लग जाती है। मैं भी अब आपके बिना नहीं जीना चाहती हूँ। प्लीज़ सब पहले जैसा कर दीजिए। ऋषभ जी, मैं इस टेंशन भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। आज दोनों को ही एक दूसरे का साथ और सहारा मिल गया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए और चांद भी बादलों के आगोश में छुपती चली गई। सुबह का सवेरा चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू हो गई। अचानक सूर्य की किरणें अनुष्का के चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो ऋषभ की बाहों में थी। फिर आहिस्ते से उठी और घड़ी की तरफ देखी तो 9 बज गए। मैं इतना देर कैसे सो गई? हे भगवान, मैं कब घर जाऊंगी और कब ऑफिस? वो हड़बड़ाकर जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगी। क्या करूं? ऋषभ जी को उठा दूं? पर इतनी गहरी नींद में ये सो रहे हैं कि उठाने को जी ही नहीं कर रहा। क्या करूं? छोड़ देती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने ही कहा है कि ये जितना आराम करेंगे उतना ही इनकी सेहत के लिए अच्छा है। ये सोचते हुए अनुष्का बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करती है वो चौंक जाती है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। नज़रें शर्म से झुक जाती है क्योंकि सामने रवि और रंजीत दोनों ही साथ साथ खड़े रहते हैं। आप यहाँ इतनी सुबह? अचानक रवि ने आश्चर्य से पूछा। ऋषभ जी ठीक तो है ना? रंजीत भी परेशान सा पूछा। उसे लगा कि शायद ऋषभ जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई होगी, इसलिए अनुष्का जी यहाँ थी। जी सर, मैं निकलती हूँ, अनुष्का ने अनमने ढंग से जवाब दिया और अपनी नज़रें चुराकर जल्दीबाजी में वहाँ से निकल गई। फिर दोनों कमरे में अंदर आए तो सच में ऋषभ गहरी नींद में सो रहा था। फिर दोनों वही सोफे पर बैठ गए। अनुष्का के चेहरे का रंग और हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे कल सारी रात वो
यहीं थी। पर क्यों? हो सकता है कल रात ऋषभ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई हो, पर वो मुझे या रंजीत को भी तो इन्फॉर्म कर सकती थी। माना कि मैं शहर से बाहर था, पर रंजीत तो यही था। रवि के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। सवाल तो रंजीत के दिमाग में भी चल रहा था। कोई तो गहरा रिश्ता जरूर है इन दोनों के बीच, क्योंकि अनुष्का जी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ रात भर अकेले कमरे में रहे। पर क्या रिश्ता है? क्या रवि से पूछूं? नहीं, उससे पूछना सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अनुष्का जी को पसंद करता है, तो शायद इसे बुरा लगेगा। फिर रंजीत ने कहा, अभी तो ऋषभ जी सो रहे हैं, तो क्यों ना तब तक हम कॉफ़ी पीते हैं। मैं हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। रवि बोला, नहीं यार, रहने दे। मुझे तो लग रहा है कि हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। इसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। रंजीत बोला, अरे क्या बात कर रहा है, यहाँ आकर बिना बात किए चले जाए। थोड़ी देर में ऋषभ जी उठ जाएंगे, तब तक मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। तभी अचानक ऋषभ की नींद खुली। वो अनु अनु आवाज़ लगाते हुए उठकर बेड पर बैठ गया। अचानक सामने रवि और रंजीत को देखकर उसके भी होश उड़ गए। गुड मॉर्निंग सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? रंजीत एकदम से चेहरे पर स्माइल के साथ ऋषभ से पूछा। ऋषभ, मैं ठीक हूँ। ऋषभ की नज़रें इधर उधर अनु को खोज रही थी। अनु कहाँ है? वो चली गई? क्या उसने मुझे उठाया? क्यों नहीं? कहीं वो मुझसे फिर नाराज़ तो नहीं हो गई? अगर यहाँ होती तो ज़रूर दिखती, पर शायद लगता है वो चली गई। पर क्या इन्होंने अनुष्का को देख लिया? तभी रंजीत ऋषभ के गले लगकर धीरे से बोला, बड़े भाई, आपकी नज़रें जिसे ढूंढ रही है वो बहुत पहले चली गई है। ऋषभ आश्चर्य से, जी? जी, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं हम सब के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाता हूँ। तभी रवि भी पूछा, अरे यार, पर तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? अब तू कैसा फील कर रहा है? मैं तो अभी सुबह सुबह ही बाहर से आया हूँ, तो रंजीत ने मुझे तेरे बारे में बताया। तूने अंकल आंटी को ये सब बताया? ऋषभ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और प्लीज़ घर में किसी को कुछ मत बताना। रवि बोला, तो एक काम कर, मैं और रंजीत कुछ दिनों के लिए यहाँ का सारा काम संभाल लेते हैं। तू वापस मुंबई चला जा। जब तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वापस चले आना। मैं जल्दी से तेरी फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। रंजीत बोला, अरे अरे, तू ये क्या कर रहा है? मैं हूँ ना अपने बड़े भाई का ख्याल रखने के लिए। रवि, बड़े भाई? ये कैसे तेरा बड़े भाई हो गया? रंजीत, दिल से, अब तो ये रिश्ता मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर यहाँ हम दोनों हैं ना, मिलकर इन्हें संभाल लेंगे। चलिए कॉफ़ी पीकर सभी अपना अपना मूड फ्रेश करते हैं। इधर तो ये बात हुई, उधर जब अनुष्का घर पहुंची तो उसकी माँ तुरंत पूछती, कल फिर फैक्ट्री में तेरी ड्यूटी थी क्या? अनुष्का अपनी माँ से नज़रें चुराते हुए बोली, हाँ हाँ माँ, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ है क्या? और तू ये नज़रें क्यों चुरा रही है? क्या माँ, आप भी कैसे कैसे सवाल पूछती है? मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए ना। फिर मुझे तुरंत ऑफिस के लिए निकलना है। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। माँ, एक काम और कर दीजिए, मैं तब तक स्नान कर लेती हूँ। तब तक आप अलमीरा से मेरे कपड़े निकाल दीजिए। अनुष्का की माँ अनुष्का के हाव भाव को देखकर और हड़बड़ाहट को देखकर कहीं खो गई। उन्हें अनायास ही वो दिन याद आने लगा जब वो ऋषभ की ऑफिस में काम करती थी। अभी अनुष्का वॉशरूम से निकली ही थी कि अचानक वो पूछी, कहीं वो राक्षस तेरी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गया? तू पहले की तरह क्यों कर रही है? अनुष्का चौंक गई। माँ को कैसे मालूम चला कि ऋषभ जी वापस आ गए हैं? अब मैं क्या बोलूँ? कैसे कहूँ कि उनका शक सही है? क्या बात है, तू मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? या फिर तूने कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं माँ, मैं रंजीत सर के ही कंपनी में काम करती हूँ। अनुष्का जानती थी कि वो अपनी माँ से झूठ बोल रही है, पर अगर वो सच बोलती तो न जाने उसकी माँ का क्या रिएक्शन होता। और सच तो यही है कि वो अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और हड़बड़ाकर जल्दी से जाने लगी। अरे रुक, तो इतना क्यों हड़बड़ा रही है? माँ, 10 तो यही बज गए हैं, ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा कोई बात नहीं, रंजीत बहुत अच्छा है और रवि का दोस्त है, तुझे कुछ नहीं बोलेगा। पहले तू कुछ खा ले। माँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगी। और अनुष्का जल्दी से वहाँ निकल गई। पर उसकी माँ की चिंता बहुत देर तक बनी हुई थी। इधर अनुष्का ऑफिस पहुँचती है
तो ना ही ऋषभ ऑफिस आया था और ना ही रंजीत। वो किसी से पूछती है कि रंजीत सर आए हैं या नहीं। तभी पीछे से रंजीत आकर खड़ा होकर बोला, गुड मॉर्निंग अनुष्का जी। वो हड़बड़ा कर बोली, गुड मॉर्निंग सर। रंजीत बोला, आप इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा मैं आपसे पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अनुष्का की नज़रें बार बार मेन डोर पर जा रही थी। रंजीत समझ गया इनकी नज़रें किसे ढूंढ रही है। फिर वो मजाक में बोला, अनुष्का जी आप रवि का इंतज़ार कर रही है। अचानक अनुष्का के मुंह से निकला, नहीं। रंजीत बोला, तो आप जिसका इंतज़ार कर रही है वो सेकेंड हाफ में ऑफिस आएंगे। अनुष्का थोड़ी झेप गई और रंजीत मुस्कुराते हुए अपने कैबिन में चला गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।